नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, हिंदी में हमने व्याकरण, साहित्य और कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण के भी कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न रखे हुए हैं। दोस्तों, पेडागोगी से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न हमने रखे हुए हैं जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मुख्यतः ये प्रैक्टिस सेट सीटेट के लिए बनाया गया है, तो आप वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। यदि आप सीटेट एग्जाम, यूपी टेट, हरियाणा टेट और साथ में यदि आप किसी भी टीईटी एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ में आपको कमेंट करते चलना है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका आप कमेंट करते चलिएगा। सही आंसर बिल्कुल देखिए कमेंट बॉक्स में डालते चलना है आपको। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पर। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है। पहला ऑप्शन है मॉरिसन के द्वारा, ऑप्शन दूसरा है ब्लूम के द्वारा, ऑप्शन तीसरा है हर्बर्ट के द्वारा और ऑप्शन चौथा है क्रॉथवेल के द्वारा। तो देखिए, पहला ही आंसर बिल्कुल पहला ही बिल्कुल प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है और एक एक बिल्कुल यहाँ पर बिंदु को समझते चलिएगा दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर लगा लेते हैं, फिर इसको बिल्कुल देखिए विधिवत तरीके से इसको समझेंगे। तो इसको देखिए किसके द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए ऑप्शन दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्लूम के द्वारा यहाँ पर क्या है, मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिमुखी कहा गया है। अब देखिए जो आपको देखना है वो क्या है, जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से त्रिकोण है। देखिए वो त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत की गई है। तो सबसे पहले क्या आते हैं, शैक्षिक उद्देश्य आते हैं। यहाँ पर क्या आते हैं, शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो क्या है, अधिगम अनुभव, अधिगम अनुभव। आपको बिल्कुल त्रिकोण को याद रखना है तो इससे आपको क्या है, सरलता होगी। इसके बाद जो देखिए तीसरे नंबर पे आता है वो क्या हो जाएगा, मूल्यांकन। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो शिक्षण प्रक्रिया है वो किसके द्वारा बताई गई है। तो देखिए ब्लूम के द्वारा बताई गई है। बिल्कुल आपको इसको याद रखना है। वो जो शिक्षण प्रक्रिया है इसमें क्या होता है कि शिक्षण सबसे पहले क्या करते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। फिर देखिए इन उद्देश्यों की क्या है, प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, अदगम परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। जैसे ही अदगम परिस्थितियों का निर्माण कर लेते हैं उसमें क्या है, छात्र की भी सक्रिय सहभागिता होती है और फिर देखते हैं कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति देखिए कहाँ तक हुई है। इसकी जांच के लिए फिर क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से क्या होता है, ये मूल्यांकन की त्रिमुखी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए किसके द्वारा दिया गया है, ब्लूम के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन देखिए मॉरिसन की बात करते हैं तो देखिए स्मृति का बोध स्तर की बात करते हैं, किसके द्वारा दिया गया है। तो स्मृति का बोध स्तर मॉरिसन के द्वारा दिया गया है। हर्बर्ट की बात करते हैं तो देखिए स्मृति की पंचपदी प्रणाली की बात करते हैं तो किसके द्वारा दिया गया है, तो पंचपदी प्रणाली हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दी गई है। चलिए इसी क्रम में देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या होता है। पहला ऑप्शन है अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, ऑप्शन दूसरा है छात्रों के घायल होने का उपचार करते हैं, ऑप्शन तीसरा है छात्रों की कमजोरी का निदान करके उसे क्या करते हैं, शिक्षण के द्वारा दूर करते हैं, ऑप्शन चौथा है कुछ कह नहीं सकते। तो देखिए जो उपचारात्मक शिक्षण है उसको क्या है, अंत में किया जाता है। शिक्षण के क्या करते हैं, जब शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया हो जाती है इसके बाद में क्या है, उपचारात्मक शिक्षण होता है। जो क्या है, यदि देखिए उपचारात्मक शिक्षण की बात करते हैं तो देखिए चिकित्सा के क्षेत्र से देखिए इस शब्द को लिया गया है। जो उपचारात्मक शिक्षण है इसमें देखा जाता है कि बालक ने क्या सीखा है, क्या उसको अभी आवश्यकता है सिखाने की, क्या उसने इसमें क्या है, कारण का पता लगाया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण में क्या करते हैं कि कारण का पता लगाया जाता है कि अभी बालक में कमी कहाँ पर रह गई है। तो देखिए इसके में क्या है, कारण जान लेते हैं कि किस प्रकार से बालक को सीखने की अभी आवश्यकता है। तो देखिए जो क्या होता है, छात्रों की कमजोरियों को क्या है, निदान करने के लिए, उसके क्या करते हैं, दूर करने के लिए शिक्षण करते हैं। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो क्या है उपचारात्मक शिक्षण है इसमें क्या है, छात्रों की कमजोरी को क्या करते हैं, कमजोरी को ध्यान में रखकर निदान करते हैं और उसे क्या करते हैं, शिक्षण के द्वारा क्या करते हैं, दूर करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इसी क्रम में तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक कक्षाओं में, ऑप्शन दूसरा है माध्यमिक कक्षाओं में या फिर उच्च माध्यमिक कक्षाओं में या फिर
उच्च कक्षाओं में। तो देखिए पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो उच्चारण सुधारने का काम किया जाता है वो किस स्तर पर किया जाता है। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर ही कर लिया जाता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, बच्चा भाषा को सीख रहा होता है और देखिए उसमें क्या होता है कि जो सबसे पहली भाषा सीखता है बच्चा वो मातृभाषा के रूप में सीखता है। तो यहीं पर क्या कहते हैं, उच्चारण जो उसमें अशुद्धि होती है जो उच्चारण में, उसी को क्या करते हैं, उच्चारण के रूप में उसमें सुधार करते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर ही क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन पहला है सरल वाक्य, ऑप्शन दूसरा है आज्ञार्थक वाक्य, ऑप्शन तीसरा है मिश्र वाक्य, ऑप्शन चौथा है संयुक्त वाक्य। तो देखिए जो संरचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण किया है वो तीन प्रकार से किया गया है। एक तो देखिए सरल वाक्य, पहला होता है सरल वाक्य, इसके बाद दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और जो तीसरा होता है मिश्र वाक्य हो जाता है। तो देखिए आंसर यहाँ पर बिल्कुल देखिए अपने आप ही निकल कर आ गया। जो आज्ञार्थक वाक्य है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो सरल वाक्य है वो होता क्या है, बिल्कुल इनको समझेंगे, क्योंकि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य से बिल्कुल आपके एग्जाम में यहाँ पर एक प्रश्न बिल्कुल आपको 100% देखने को मिलेगा, चाहे वो यूपी टेट हो, रीट एग्जाम हो, हरियाणा टेट हो या फिर किसी भी टीईटी एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं आप। देखिए बिल्कुल वाक्य से यहाँ पर आपसे प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए सरल वाक्य की बात करते हैं। तो जहां पर आपको एक कर्ता और एक क्रिया देखने को मिलती है वो क्या होता है, सरल वाक्य होता है। जैसे मैं बोलता हूं कि राम घर जाता है, तो इसमें क्या है, राम क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, राम क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, और जो उसका घर जाना है वो क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक कर्ता है और एक क्रिया है, तो इस प्रकार का वाक्य क्या कहलाएगा, सरल वाक्य कहलाएगा। देखिए संयुक्त वाक्य की बात करते हैं। तो जहां पर देखिए दो स्वतंत्र वाक्य आपको देखने को मिले वहां पर, और संयुक्त रूप से हो, देखिए जहां पर आपको दो स्वतंत्र वाक्य देखने को मिले और देखिए कंजक्शन के द्वारा, संयोजक के द्वारा जुड़े हो। जैसे मैं कहता हूं कि राम खाना खाता है और वह फिर स्कूल पढ़ने जाता है। तो देखिए यहाँ पर दो स्वतंत्र वाक्य हैं और देखिए कंजक्शन किसके द्वारा, जहां पर देखिए लेकिन, जहां पर आपको मिले, यदि देखिए इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूं आपको, जहां पर आपको जो शब्द जो बीच में आते हैं, कंजक्शन आते हैं, उनको समझकर आप जान लेंगे कि यहाँ पर कौन सा वाक्य, जहां पर आपको देखने को मिले लेकिन, किंतु, परंतु, ठीक है, तथा, और, यदि इस प्रकार के आपको शब्द देखने को मिलते हैं तो वहां पर कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूं कि वह पढ़ाई करता लेकिन उसने पढ़ा नहीं, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। अब देखिए मिश्र वाक्य की बात करते हैं। तो जहां पर आपको देखने को मिले कि, जैसे ही, क्यों ही, ऐसे शब्द यदि आपको देखने को मिलते हैं तो वहां पर वाक्य कौन सा हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। और जो मिश्र वाक्य होता है इसमें एक प्रधान वाक्य होता है, बाकी सब उपवाक्य होते हैं जो प्रधान वाक्य पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। चलिए अब इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि सुदामा के तंदुल का अर्थ बताना है आपको, क्या होगा। पहला ऑप्शन है गरीबी में जीना, ऑप्शन दूसरा है गरीबी में भी तंदुल का क्या होना, शौक रखना, ऑप्शन तीसरा है सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, ऑप्शन चौथा है बढ़ चढ़कर बातें करना। तो देखिए सुदामा का जो तंदुल था वो क्या है, सुदामा गरीब थे लेकिन फिर भी उन्होंने जो चावल का जो उनका वो था वो क्या है, उन्होंने श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक भेंट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि खरी मजदूरी चोखा काम का अर्थ बताना है आपको, क्या हो जाएगा। ऑप्शन पहला है लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, कार्य नहीं करते, ऑप्शन दूसरा है पूरी मजदूरी देने पर क्या होता है, अच्छा कार्य होता है, ऑप्शन तीसरा है साधारण काम के अधिक पैसे मांगना, ऑप्शन चौथा है बिना काम के दौलत मांगना। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। यदि देखिए आप उसको क्या है, पूरी मजदूरी देंगे, पूरा पैसा देंगे, तो वहां पर आपको बिल्कुल देखिए किसी मजदूर को यदि आप पूरा पैसा देते हैं तो वहां पर क्या है, आपको काम बिल्कुल देखिए अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं खरी मजदूरी चोखा काम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों एक बात बता दें आपको कि यदि आप देखिए हिंदी का बिल्कुल आप हिंदी या सीडीपी आप किसी भी ईवीएस का या फिर अध्ययन करना चाहते हैं, या देखिए ईवीएस का बिल्कुल प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें। चलिए प्रश्न है, कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण की एक विधि है। पहला ऑप्शन है अनुकरण विधि, ऑप्शन दूसरा है भाषा प्रयोगशाला,
ऑप्शन तीसरा है आगमन निगमन विधि, या फिर देखिए ऑप्शन चौथा है ये सभी। तो देखिए हिंदी भाषा शिक्षण की विधि बताना है आपको कौन सा है, तो देखिए जो हिंदी भाषा है वो क्या है, अनुकरण के माध्यम से भी सीखी जा सकती है। ऑप्शन दूसरा है भाषा प्रयोगशाला विधि के माध्यम से भी सीखी जा सकती है। और देखिए जो तीसरी है वो क्या है, आगमन निगमन विधि के द्वारा भी सीखी जा सकती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो आगमन निगमन विधि है आपको इसको याद रखना है। आगमन निगमन विधि किसके द्वारा दी गई है, तो देखिए अरस्तु के द्वारा दी गई है। और देखिए जो आगमन निगमन विधि है, आगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उदाहरण से फिर नियम की ओर बढ़ते हैं। पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, फिर नियम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, फिर नियम समझाए जाते हैं। और जो निगमन विधि है उसमें क्या होता है, पहले नियम समझाए जाते हैं, फिर इसमें क्या होता है, उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। चलिए बिल्कुल देखिए समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में आपको कारक बताना है कि कौन सा कारक है। पहला ऑप्शन है अपादान कारक, ऑप्शन दूसरा है कर्म कारक, संप्रदान कारक, या फिर देखिए कर्म कारक। तो देखिए बंदर पेड़ से कूदा, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कारक है। तो देखिए जहां पर अलग होने की बात हो, या फिर जहां पर देखिए यहाँ पर पहले देखिए आप क्या करते हैं, हम सही आंसर लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि बंदर पेड़ से कूदा, तो देखिए जहाँ पर आपको घृणा देखने को मिलती है, जहाँ पर घृणा देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको अलगाव मिलता है, जहाँ पर आपको अलगाव मिलता है, क्या मिलता है देखने को, अलगाव देखने को मिलता है, कोई चीज किसी वस्तु से अलग हो रही हो, तो देखिए वहां पर कौन सा हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो देखिए जब गंगा है वो क्या है, हिमालय से अलग हो रही है। कह रहा है कि पेड़ से बंदर कूदा, तो देखिए जो पेड़ है उससे क्या है, बंदर क्या हो गया, पेड़ से अलग हो गया। तो देखिए अलगाव के अर्थ में, घृणा के अर्थ में क्या हो, कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। तो देखिए यहाँ पर जो से अलग क्या है, से अलग हो रहा है, तो देखिए इसका क्या कारक होता है, से अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का यूज किया जाता है। कर्म कारक की बात करते हैं, तो देखिए मैं बोलता हूं जैसे कि राम, राम को क्या है, राम को कर्म करना चाहिए, क्या है, राम को कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। मैं कहता हूं कि राम के लिए खाना लाओ, क्या है, राम को खाना दो, तो इसको क्या हो जाएगा, के लिए के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, संप्रदान कारक का किया जाता है। यदि मैं कहता हूं कि राम के द्वारा काम करवाओ, तो देखिए राम के द्वारा काम करवाओ, तो वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि श्रृंगार रस का क्या होगा, आपको स्थायी भाव बताना है कि कौन सा होगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा। बिल्कुल देखिए सभी, बिल्कुल जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक पर हमने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। और बिल्कुल आप वीडियो को अच्छी तरह से देखते चलिएगा। यदि आप वीडियो को अच्छे से नहीं देखते हैं तो देखिए बिल्कुल आप निश्चित रूप से मात खाएंगे, क्योंकि सभी प्रश्न आपके सिलेबस पे आधारित हों, महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं मैंने। तो चलिए कह रहा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना है आपको कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा। अब देखिए हास्य की बात करते हैं, तो देखिए हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। क्रोध की बात करते हैं तो देखिए रौद्र का क्या होता है, रौद्र का होता है क्रोध। उत्साह की बात करते हैं तो देखिए वीर का क्या होता है, यहाँ पर उत्साह होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताना है आपको। तो देखिए पहला ऑप्शन है भ्रमर, ऑप्शन दूसरा है मस्तक, ऑप्शन तीसरा है अग्नि, और ऑप्शन चौथा है मछली। तो आपसे कह रहा है कि कौन सा शब्द यहाँ पर, कौन सा शब्द यहाँ पर तद्भव शब्द है। तो देखिए भ्रमर की बात करते हैं, तो जो भ्रमर है वो एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव की बात करते हैं तो देखिए तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, भंवरा। मस्तिष्क की बात करते हैं तो देखिए मस्तिष्क भी क्या है आपका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, माथा। अग्नि की बात करते हैं तो अग्नि भी एक आपका क्या है, तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव है वो हो जाएगा आग। मछली देखिए यहाँ पर एक कैसा, एक तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन चौथा यहाँ पर बिल्कुल देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। पहला ऑप्शन है 24 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन दूसरा है 16 मात्राएं, या फिर 13 या 11 मात्राएं होती हैं। तो देखिए जो चौपाई होता है उसमें क्या है, कुल 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। तो देखिए ऑप्शन दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अब यदि आपसे पूछता है कि देखिए चौपाई छंद में, चौपाई छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो आपको याद रखना है कुल 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में कितनी, 16 मात्राएं आपको देखने को मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
बिल्कुल देखिए अलंकार से बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न, 30 प्रश्न हैं और बिल्कुल जल्दी तरीके से करेंगे हम सभी प्रश्नों को। कह रहा है कि तेरी बरछी ने वर छीने खलन के, पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। कौन सा है? पहला ऑप्शन है रूपक अलंकार, ऑप्शन दूसरा है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन तीसरा है श्लेष, या फिर देखिए यमक अलंकार। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही आंसर हो जाएगा कि तेरी बरछी ने वर छीने खलन के। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल देखिए मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि यहाँ पर यमक अलंकार क्यों है। तो देखिए जो कह रहा है कि बिल्कुल वाक्य को पढ़ेंगे, पहले जो पंक्ति है उसको पढ़ेंगे। क्या है कि यहाँ पर एक देखिए वर यहाँ पर आ रहा है और दूसरा वर यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए जो एक वर है उसका अर्थ होता है हथियार, उसका क्या है? वर्षी का क्या यहाँ पर अर्थ निकल रहा है? हथियार के रूप में यहाँ पर हथियार। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है यहाँ पर उसका जो अर्थ है वो क्या है? श्रेष्ठ योद्धा के रूप में, श्रेष्ठ योद्धा के रूप में यहाँ पर दूसरे का अर्थ निकल रहा है। तो देखिए आपको याद रखना है, कह रहा है कि तेरी बर्छी ने, जो बर्छी है वो क्या है? एक हथियार है। हथियार के द्वारा क्या है? श्रेष्ठ योद्धा को क्या कर लिया है? छीन लिया गया है। उसको क्या कर दिया गया है? उसकी मृत्यु कर दी गई, उसको छीन लिया गया है। तो देखिए हथियार की मदद से क्या है? एक श्रेष्ठ योद्धा को क्या कर दिया गया है? मार दिया गया है। तो देखिए यमक अलंकार होता क्या है? यमक अलंकार होता है जहां भी एक या एक से अधिक बार कोई शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? कोई शब्द बार बार आए लेकिन प्रत्येक बार उसका क्या है? अर्थ बदल जाए, तो वहां पर होता है यमक अलंकार। अब देखिए श्लेष अलंकार की बात करते हैं। तो देखिए श्लेष अलंकार कोई शब्द की देखिए बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसमें इसमें क्या होता है? कोई शब्द क्या होता है? एक ही शब्द बार बार आता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक ही शब्द बार बार आता है, लेकिन उस शब्द का क्या होता है? एक ही अर्थ निकलता है उसमें, एक ही उसके क्या है? भिन्न भिन्न अर्थ निकलेंगे। कोई शब्द एक बार आएगा। देखिए जो श्लेष अलंकार होता है उसमें थोड़ी सी कंफ्यूज हो गया हूं यहाँ पर मैं। जो श्लेष अलंकार होता है उसमें शब्द एक बार आएगा लेकिन उसके अनेकों अर्थ निकलेंगे। देखिए इसका जो सही स्पष्ट रूप है क्या है? जो शब्द तो एक बार आएगा लेकिन उसके क्या है? अनेकों अर्थ निकलेंगे। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना यहाँ पर। तो देखिए जब कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ अनेकों निकले तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। देखिए अनुप्रास की बात करते हैं तो जहां पर देखिए किसी वर्ण की या किसी शब्द की क्या है? बार बार पुनरावृत्ति की गई हो तो वहां पर कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार होती है। तब देखिए उपमेय और उपमान में क्या होता है? उपमेय क्या है? उपमेय क्या है? उपमान के रूप में भेद हो जाता है, उपमेय का रूप ले लेता है, तो वहां पर हो जाता है रूपक अलंकार देखने को मिलेगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था? पहला ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के द्वारा, या फिर बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, ऑप्शन तीसरा है प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा, ऑप्शन चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। तो देखिए कह रहा है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था, इसके संपादक कौन थे? तो देखिए ऑप्शन दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी प्रदीप पत्रिका का क्या है? संपादन किया गया था। अब देखिए बद्री नारायण चौधरी की बात करते हैं तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के द्वारा जो पत्रिका का संपादन किया गया था वो थी आनंद आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी को आपको याद रखना है, आनंद कादम्बिनी। ठीक है, आनंद कादम्बिनी को आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र की बात करते हैं तो इनके द्वारा ब्राह्मण पत्र को लॉन्च किया गया था। इसके संपादक कौन थे? ब्राह्मण के। तो ब्राह्मण के संपादक थे, ब्राह्मण को आपको याद रखना है कि ब्राह्मण किसके द्वारा? तो प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा संपादन किया गया था। भारतेंदु के द्वारा देखिए कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा आपको याद रखना है। और देखिए इनके द्वारा हरिश्चंद्र मैगजीन भी क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाओं का नाम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि यथाशक्ति में समास बताना है आपको। पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव समास है, ऑप्शन दूसरा है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन तीसरा है द्विगु समास है, ऑप्शन चौथा है कर्मधारय समास है। तो देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो यथाशक्ति है, देखिए अव्ययी भाव क्या होता है? जहां पर आपको सबसे पहले क्या होता है? अव्यय देखने को मिले। जिस समास में आपको अव्यय देखने को मिले वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब देखिए जो अव्ययी भाव समास है उसमें क्या है? प्रथम पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। तो देखिए जो यथाशक्ति है उसमें जो यथा है वो क्या है? एक अव्यय है, एक उपसर्ग स्वरूप इसका प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तत्पुरुष की बात करते हैं तो देखिए जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उस समास को क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास बोलते हैं। द्विगु समास में यदि प्रथम पद आपको संख्यावाची समझ में आए, जैसे मैं बोलता हूं
क्या बोलता हूँ, त्रिमूर्ति। मैं बोलता हूँ त्रिमूर्ति। तो देखिए त्रिमूर्ति में कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पर त्रिमूर्ति में द्विगु समास हो जाएगा। कर्मधारा की देखिए बात करते हैं, तो कर्मधारा की बात करते हैं तो जहाँ पर आपको विशेषण विशेष कहीं पर तुलना देखने को मिले, जहाँ पर आपको देखिए उपमान उपमेय देखने को मिले, तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारा समास हो जाएगा। जो कर्मधारा समास है और द्विगु समास है, दोनों ही देखिए तत्पुरुष का ही भेद है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। पहला ऑप्शन है मधुप, ऑप्शन दूसरा है भ्रमर, ऑप्शन तीसरा है मधुकर, या फिर भावरा। तो देखिए तद्भव शब्द बताना है आपको कि कौन सा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है मधुप, ऑप्शन दूसरा है भ्रमर, ऑप्शन तीसरा है मधुकर, और ऑप्शन तीसरा है भावरा। देखिए जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भावरा है वो क्या है, एक तद्भव शब्द है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि मुद्री का तत्सम स्वरूप बताना है आपको। ऑप्शन पहला है मुद्री, ऑप्शन दूसरा है मुद्रिका, ऑप्शन तीसरा है मुद्रिका, ऑप्शन चौथा है मुद्री। तो देखिए जो मुद्री है वो क्या है, एक आपका तत्सम रूप है, तत्सम रूप है, और इसका जो तद्भव होगा वो क्या हो जाएगा, मुद्रिका हो जाएगा। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछता है कि तत्सम होते क्या है। तो देखिए जो संस्कृत के शब्द हैं और वो क्या है कि बिना परिवर्तन हुए ज्यों के त्यों हिंदी में यदि प्रयोग किए जाएं, संस्कृत के शब्दों को बिना पर रूप परिवर्तन के यदि ज्यों के त्यों हिंदी में यदि प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, देखिए तत्सम शब्द बोलते हैं, ज्यों का त्यों जिनका रूप होता है। और यदि देखिए जो संस्कृत के शब्द हैं वो क्या है, रूप बदलकर यदि हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, उनका क्या है, रूप बदल गया है। जैसे मैं बोलता हूँ अग्नि, ठीक है, तो अग्नि है वो क्या है, एक संस्कृत का शब्द है, एक तत्सम शब्द है, और जब इसका उपयोग हिंदी में हुआ है, हिंदी में जैसे ही आया तो उसको क्या बोलने लगे, आग बोलने लगे। तो जो आग है वो क्या है, आपका एक तद्भव शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। ऑप्शन पहला है अशोक के फूल, ऑप्शन दूसरा है कुटुज, ऑप्शन तीसरा है विचार प्रवाह, ऑप्शन चौथा है व्रत और विकास। तो देखिए पहले ऑप्शन की बात करते हैं, तो देखिए अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, ऑप्शन दूसरा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ऑप्शन तीसरा भी क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये तीनों रचनाएं हैं। अब देखिए व्रत और विकास की बात करते हैं, तो देखिए ये किसकी रचना है आपको याद रखना है, तो शांति प्रिय द्विवेदी जी को याद रखिएगा। शांति प्रिय द्विवेदी जी की पुस्तक का एक नाम है व्रत और विकास। तो देखिए ऑप्शन चौथा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि गृह कार्य का उद्देश्य है, गृह कार्य का क्या है, उद्देश्य है छात्र को घर पर व्यस्त रखने के लिए दिया जाता है गृह कार्य, या फिर पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, ऑप्शन तीसरा है सुलेख की योग्यता का क्या करना, विकास करना, या फिर देखिए चौथा ऑप्शन है संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो देखिए जो गृह कार्य दिया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है कि जो पाठ पढ़ाया गया है शिक्षक के द्वारा उसको क्या है, दोहराने के लिए अवसर प्रदान करना। तो देखिए ऑप्शन दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भाषा शिक्षण के उपागम है। पहला ऑप्शन है पाठ संसर्ग उपागम, ऑप्शन दूसरा है रचना शिक्षण उपागम, या फिर दोनों, या फिर ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो देखिए पाठ शिक्षण के उपागम है वो कौन कौन से हैं, एक तो पाठ संसर्ग उपागम है, ऑप्शन दूसरा है रचना शिक्षण उपागम, जो किससे, सृजनात्मकता से संबंधित है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का एक उपाय बताना है आपको। क्या है, ऑप्शन पहला है शब्दकोश का उपयोग करना। क्या शब्दकोश के उपयोग से शब्दों के शब्द भंडार में क्या है, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि कर सकते हैं। ऑप्शन दूसरा है छात्रों में स्व अध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना। ऑप्शन तीसरा है शिक्षक के द्वारा अच्छे व नए शब्दों का क्या करना, प्रयोग करना। ऑप्शन चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन चौथा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से शब्दों का उपयोग बढ़ा सकते हैं हम। तो देखिए एक तो शब्दकोश का उपयोग करके, जो पत्रिकाएं आती हैं, जो देखिए लघु पत्रिकाएं आती हैं बच्चों के पढ़ने के लिए, उससे क्या है, बच्चों का शब्दकोश का उपयोग शब्दकोश को बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। ऑप्शन जो दूसरा है वो क्या है, वो भी सही हो जाएगा। छात्र 100 अध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना। देखिए खुद से पढ़ने की, खुद से मेहनत करने की, खुद से वो क्या है सीखने की, उसमें क्या है प्रवृत्ति को बढ़ाने से क्या हो जाएगा, वो शब्द उसका भंडार बढ़ जाएगा। जैसे देखिए उसको पुस्तक पढ़वाएंगे, पुस्तक पढ़ेगा, वो क्या है, जिससे क्या हो जाएगा, उसके शब्द भंडार में वृद्धि हो जाएगी। तीसरा है शिक्षक के द्वारा अच्छे और नए शब्दों के प्रयोग से भी क्या हो जाएगा, शब्द भंडार बढ़ेगा। तो देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तीनों यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन चौथा यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सीटेट के लिए हमारे चैनल पर जोर शोरों से क्या है यहाँ पर तैयारी चल रही है, तो बिल्कुल आप हमारे इस वीडियो में आप हिस्सा बनिएगा। सभी दोस्त बिल्कुल यहाँ पर मिलकर आप तैयारी कीजिएगा और दोस्तों में अपने वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी है। तो देखिए आगमन विधि के यहाँ पर जो रूपों की संख्या है वो कुल कितनी है। यहाँ पर 2 रूप होते हैं आगमन विधि के अंतर्गत। अब देखिए यदि आपसे पूछता है कि आगमन विधि किसके द्वारा दी गई है, तो देखिए आपको याद रखना है कि आगमन और निगमन विधि दोनों को अरस्तु के द्वारा दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में किसके द्वारा दी गई है, तो अरस्तु के द्वारा दी गई है। अब देखिए जो आगमन विधि है उसके रूपों की संख्या कुल कितनी है, तो 2 है। एक तो है पहले प्रयोग विधि, आपको दोनों को याद रखना है। पहला है प्रयोग विधि, पहला होता है प्रयोग विधि, और जो दूसरा है वो क्या है, सहसंबंध विधि। क्या है, सहसंबंध विधि। तो देखिए जो प्रयोग विधि है पहले उसको समझेंगे। तो देखिए जो प्रयोग विधि के द्वारा क्या करते हैं हम, व्याकरण शिक्षण के लिए क्या किया जाता है, व्याकरण शिक्षण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि में, प्रयोग विधि में। सहसंबंध विधि की बात करते हैं तो देखिए पाठ पढ़ाने के समय क्या करते हैं, व्याकरण के जो नियम आते हैं उनको क्या है समझाया जाता है। जो पाठ पढ़ाते हैं, जब जैसे ही जो शिक्षक होते हैं, जो अध्यापक हैं, वो क्या है पाठ जो प्राथमिक स्तर पर, वो प्राथमिक स्तर पर क्या कर रहे हैं, जो प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक के द्वारा कक्षा में क्या है एक पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो पाठ पढ़ाने के दौरान जो क्या है बीच बीच में जो व्याकरण की जो शब्दावली आती है उसको समझाना क्या है, व्याकरण के नियमों को समझाना क्या कहलाता है, सहसंबंध विधि कहलाता है। तो देखिए जो आगमन विधि है उसके अंतर्गत कितने रूपों की संख्या है, तो 2 होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, या फिर ऑप्शन ए या बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो शिक्षण कौशल है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कक्षा के अंदर या बाहर किया जाता है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि सूर्योदय शब्द में संधि विच्छेद बताना है, कौन सा हो जाएगा, सही संधि विच्छेद बताना है। तो पहला ऑप्शन है सूर्यो प्लस दय, ऑप्शन दूसरा है सूर्य धन उदय, ऑप्शन तीसरा है सूर्य धन उदय, ऑप्शन चौथा है सूर्य धन उदय। तो देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही आंसर हो जाएगा कि सूर्य धन उदय हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि आपसे पूछता है कि यहाँ पर सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर कौन सी संधि है, यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। जहाँ पर भी आपको किसी शब्द पर एक मात्रा देखने को मिलती है तो वहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। यदि आपको 2 मात्राएं मिलती हैं तो वहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। और यदि या, रा, ला और वा के साथ में यदि कोई आधा अक्षर आपको देखने को मिलता है, मान लीजिए ता मिलता है, या मतलब ता मिलता है किसी भी के साथ में, तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। बिल्कुल देखिए इस प्रकार की अभिव्यक्ति जो क्या है, मन में लिखित अभिव्यक्ति होती क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। जो लिखित अभिव्यक्ति होती है वो क्या होती है, मन में आए हुए विचारों को क्या है लिखकर अभिव्यक्त करना या लिखकर बताना क्या कहलाता है, लिखित अभिव्यक्ति कहलाता है। तो कह रहा है कि यहाँ पर लिखित अभिव्यक्ति का साधन कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है पत्र लेखन, ऑप्शन दूसरा है वाद विवाद, ऑप्शन तीसरा है निबंध लेखन, या फिर नाट्य लेखन। तो देखिए ऑप्शन दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो वाद विवाद है वो किसका है, किस अभिव्यक्ति का उदाहरण है, तो देखिए मौखिक अभिव्यक्ति का उदाहरण है। देखिए मन में आए हुए विचारों को क्या करते हैं, जब हम मौखिक रूप से उसको बताते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप दे देते हैं। अब देखिए जो पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, नाट्य लेखन है, ये सभी आपके लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं। इसी क्रम में चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि बालकों का लिखना सीखने से पहले यह आवश्यक है। पहला ऑप्शन है अक्षर सीखना, ऑप्शन दूसरा है चारा है खड़ी सीखना, ऑप्शन तीसरा है जो चार है नहीं है यहाँ पर क्या है 12 है खड़ी है, क्या है यहाँ पर 12 है खड़ी सीखना, ऑप्शन तीसरा है लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, और ऑप्शन चौथा है उसको क्या है क्रियाशील बताना। तो देखिए जो लिखने का
जो लिखना है क्या है, बालकों का लिखना सीखने से पहले क्या आवश्यक है। तो देखिए लिखने से पहले क्या है, उसके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, क्या है, उस चीज़ को जानने की इच्छा होनी चाहिए, लिखने की इच्छा होनी चाहिए, उसमें क्या होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, तभी क्या है एक बालक सही तरीके से लेखन कर सकता है। तो देखिए ऑप्शन तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना लिखना सीखने से पहले क्या है, आवश्यक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है समाचार पत्र, ऑप्शन दूसरा है पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन तीसरा है पत्रिकाएं, ऑप्शन चौथा है विद्यालय पत्रिकाएं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दूसरा बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो प्रिंट मीडिया है उसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जा सकता, तो पाठ्य पुस्तकों को क्या है, सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि साइट क्या है। ऑप्शन पहला है टीवी चैनल या फिर उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, ऑप्शन तीसरा है ए या बी दोनों, ऑप्शन चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दूसरा राइट आंसर है हो जाएगा। जो साइट है वो क्या कहलाता है, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन का प्रयोग साइट कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, कह रहा है कि उसकी उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन पहला है रटाई से मुक्ति मिलती है या फिर पाठ्यक्रम की व्याप्ति, ऑप्शन चौथा है निष्पक्ष मूल्यांकन, ऑप्शन चौथा है विद्यार्थियों का हित। तो देखिए ऑप्शन तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं इसमें क्या होता है, निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। देखिए यदि 1 नंबर का प्रश्न है तो उसके लिए क्या है, 1 ही नंबर दिया जाएगा। लेकिन जो लिखित प्रश्न होते हैं, जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो टीचर होते हैं वो क्या है अपने अपने हिसाब से उसमें क्या है देखते हैं, तो क्या होता है उसमें नंबर का क्या हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है। उसमें कोई 2 नंबर देता है तो उसके लिए कोई 3 नंबर दे देता है। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसके लिए बिल्कुल देखिए ये क्या है, निष्पक्ष मूल्यांकन का उदाहरण है। तो यह ऑप्शन तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। पहला ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, ऑप्शन दूसरा है निबंधात्मक प्रश्न में, ऑप्शन तीसरा है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में, ऑप्शन चौथा है लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। तो देखिए विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है, तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैंने अभी बताया है कि देखिए जो निष्पक्ष मूल्यांकन है वो किस में होता है, देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में होता है। लेकिन जो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो क्या है, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। लेकिन जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं बड़े लिखे जाते हैं देखिए, तो इसमें क्या है, लिखकर जो अच्छी अभिव्यक्ति होती है लिखित रूप में किस तरह प्रश्नों में होगी, तो निबंधात्मक प्रश्नों में क्या है बालक, अच्छी अभिव्यक्ति इसमें आपको विचारों को देखने को मिलेगी। दोस्तों देखिए सभी प्रश्न बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं और बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला थी। एक एक प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल पर बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अगले सेशन में मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।